वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन। तो आज हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर, ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। ये एनालिटिकल या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसके अंदर चीजों को लॉजिकली सोचना होता है। क्वेश्चंस को जो हमें दिए जाते हैं उनको लॉजिकली सोचना है। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता है उसके ऊपर, बस ये है लॉजिकली चीजों को अजम्पशन के तौर पे हमें सोचना है और उसका क्विकली आंसर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। वाक्य जो स्टेटमेंट दिया गया है वो और उसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन। डिस्क्लेमर: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन are for education purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के अंदर बेसिकली है क्या। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कथन। कोई भी एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट के बाद में उसी के ऊपर कुछ आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, एक या दो, और आपको ये चेक करना है कि उस स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें सही है, कौन सा आर्ग्यूमेंट इसके अंदर गलत है। अब आर्ग्यूमेंट्स को चेक करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। वो बातें क्या क्या है जो कि यहां पर डायरेक्शंस के तौर पे समझाई गई हैं। बताया गया है इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेते टाइम पर किसी भी चीज का अगर आप डिसीजन ले रहे हैं अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया है, जब आप इस पर डिसीजन ले रहे हैं अपना, इट इज डिजायरेबल टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड वीक आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि कौन से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है और कौन से इसके अंदर वीक आर्ग्यूमेंट। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं और वीक आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं वो समझो। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आर दोज which are both important and directly related to the question. Strong arguments वो हैं जो important भी हैं और के साथ क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेटेड है। क्वेश्चंस इन द सेंस के स्टेटमेंट के अंदर जो बात बोली जा रही है उसी से हूबहू रिलेट करके आर्ग्यूमेंट को तैयार किया गया, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अब यहीं पर ही वीक आर्ग्यूमेंट्स क्या है। वीक आर्ग्यूमेंट्स आर दोज विच आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है, एंड ऑल्सो मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन से भी डायरेक्टली तौर पे संबंध नहीं रखते हैं, और मे बी रिलेटेड टू ट्राइवियल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन से ना होकर के इट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, मतलब बात बोली जा रही है कुछ और अजम्पशंस या आर्ग्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं कुछ। बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया के अंदर ये होता है और आर्ग्यूमेंट में बोला जा रहा है कि वेस्ट इंडिया के अंदर ये हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो गया या उससे उसका रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम लोग वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर डालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड बन रहे हैं, और वीक आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो क्वेश्चन से कैसे भी करके रिलेट नहीं कर पा। इसके बाद बोला गया ईच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स। ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना है कि विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इज अ स्ट्रॉन्ग, इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, एंड विच इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, कौन सा इसके अंदर वीक आर्ग्यूमेंट। इस चीज को समझते हुए आपको क्वेश्चन को करना। स्टेटमेंट क्या दिया गया, अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ते। स्टेटमेंट था
शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? क्या जो स्कूल एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर फ्री कर देना चाहिए? ऐसा आपको स्टेटमेंट में दिया गया। अब आर्ग्यूमेंट में बोला गया यस, बिल्कुल कर देना चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। ये केवल एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम लोग लिटरेसी के लेवल को इंप्रूव कर सकते, मतलब साक्षरता के दर को इंप्रूव किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट बोला गया नो, इट विल बी एड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा एक्सचेकर। एक्सचेकर मींस द इंस्टीट्यूशंस, द गवर्नमेंट बॉडीज, द रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। अब जैसे एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई ना कोई एक बॉडी है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उसके बाद एजुकेशन का पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो जो कि इसे पूरा का पूरा देखती है। अब अगर ऐसे फ्री एजुकेशन कर दी जाएगी तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन के तैयार हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राजस्व विभाग जो होता है, जो फंड्स का सारा काम करता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा, बहुत बड़ा उसके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा अगर फ्री एजुकेशन कर दी जाती है तो अब आपको ये चेक करना है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या बात बोल रहा है, पहले तो ये समझनी होती है। जब स्टेटमेंट की बात आपको समझ में आ जाती है, फिर ये देखना होता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट सही हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स गलत। इसके बाद यहां पर आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जैसे इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, अगर पहला सिर्फ स्ट्रॉन्ग। बी बोला गया इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर सिर्फ सेकंड स्ट्रॉन्ग। सी बोला गया इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला और दूसरा दोनों स्ट्रॉन्ग। और डी बोला गया इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है और ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तब इसके लिए डी ऑप्शन लगाए। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ और उसके बाद नाइदर। तो डायरेक्शंस जो है वो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे यही डायरेक्शन सेम सभी क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो बार बार डायरेक्शंस पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, और ऑप्शंस भी बार बार पढ़ने की हमको नीड नहीं है, हमें सिर्फ हर बार स्टेटमेंट पढ़ना है और आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट पढ़ना है और अपने आंसर्स को दे देना। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का बेसिक समझ में आ गया, किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को करना। तो इस चीज को पहले समझिए, इसको लॉजिकली सोचिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करें एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया था, आपने देखा इसके लिए बी ऑप्शन इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ये इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ सेकंड स्ट्रॉन्ग है, बाकी पहला वाला सही नहीं है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वर्ड ओनली मेक्स द आर्ग्यूमेंट वीक as it is not the only real and practical solution to improve the level of literacy। देखिए एक बात बहुत ही सिंपल सी है, उस बात को आप समझिए कि ओनली शब्द लगाना एक पर्टिकुलर लाइन के लिए उसको एक दायरे में, एक बाउंड्री के अंदर उसको फिट कर दे, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री अब वो नहीं जा सकता है।
तो जो भी आप इसमें शब्द लगा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं कि इस क्लास को पढ़ने के बाद में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इस क्लास को देखने के बाद सारे स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर मैं यहां पर यह बोलूं कि इस क्लास को पढ़ने के बाद में कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरे द्वारा गलत दिए जाए, क्योंकि मैं अपनी बात सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये सबके लिए है या ये किसी के लिए नहीं है, नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस क्लास को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दें और कुछ स्टूडेंट्स ना। ये एक चीज हो सकती है, लेकिन ये मैं सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता हूं कि नहीं, ऑल के ऊपर इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। कोई भी एक XYZ एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप किसी भी चीज को ऑल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही नो वन के ऊपर अप्लाई कर सकते। कोई भी नहीं या सभी के ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। सभी लोग हेलमेट लगा करके टू व्हीलर चलाते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी व्यक्ति हेलमेट लगा के टू व्हीलर नहीं चलाता। तो अब ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल गलत हो गए। क्यों? क्योंकि एक के अंदर सभी के ऊपर मैंने वो चीज अप्लाई कर दी और एक के अंदर किसी भी के भी ऊपर वो चीज अप्लाई नहीं। तो इट इज क्वाइट भी पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है? क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 90% लगा रहे होंगे, हो सकता है 10% नहीं लगा रहे, 95% लगा रहे हैं, हो सकता है 5% नहीं लगा रहे। और यहीं पर ही इस स्टेटमेंट का दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट लगा के नहीं चलता, तो ये भी गलत है। मैं जब निकलता हूं तो मैं देखता हूं, या आप भी निकलते होंगे तो देखते होंगे काफी सारे लोग हेलमेट लगाए हुए होते हैं। तो इसीलिए ओनली जो शब्द है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओनली शब्द के लिए मतलब आपने उसको एक दायरे में फिट कर दिया। तो ओनली शब्द लगाना या ऑल शब्द लगाना, ये काम ऑल लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, या फिर ये काम कोई भी नहीं कर रहा है, ये काम कोई भी नहीं करता, पढ़ता कोई नहीं है, हेलमेट कोई नहीं लगाता, ये भी गलत है। अब यहां पर सही स्टेटमेंट क्या है, अब मैं आपको वो बता। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेलमेट लगाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगाते। अब सम जो है वो समी है, कुछ तो कुछ ही है, उसको आप किसी परसेंटेज में कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। सम है, सम कैन बी 100% और सम की जो परसेंटेज वैल्यू वो 1% से लेकर के 99% तक है। तो मैं किसी चीज के ऊपर सम के ऊपर तो कोई अपना स्टेटमेंट दे सकता हूं, लेकिन मैं ऑल के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दूं या किसी के भी ऊपर ना दूं, ये चीज गलत है। तो वही बात यहां पर समझाई गई है कि आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वर्ड ओनली मेक्स द आर्ग्यूमेंट वीक। ये इसको वीक बना रहा। यस, दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। सिर्फ यही एक तरीका है लिटरेसी के लेवल को इंप्रूव कर। इन्होंने ये कह दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अगर ये ओनली ना होता, आर्ग्यूमेंट के अंदर ओनली शब्द ना लगाया जाता, तब ये पहला वाला सही हो। ओनली का मतलब सिर्फ यही एक तरीका और दूसरा कोई तरीका बना ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे और भी काफी सारे तरीके हैं। सेकंड, आगे क्या बोला गया कि ओनली मेक्स द आर्गुमेंट वीक एज इट इज नॉट ओनली रियल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक रियल और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। ये बात इसमें बताई। सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या बोला गया? सेकंड आर्ग्यूमेंट इज, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? as it describes the practical problem which may arise out of the decision of making education free in India. No, it will be add to the already heavy burden on the exchequer. मतलब कि ये एक हैवी बर्डन कहीं ना कहीं हमारे एक्सचेकर के ऊपर डाल सकते। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली। तो इसलिए इसका जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है वो बिल्कुल ठीक है
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसके अंदर गलत। इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए तब हमें सवालों को करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्शंस को बार बार नहीं पढ़ता है, सीधे स्टेटमेंट पर आते हैं। शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी एनकरेज? क्या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज किया जाना चाहिए? आर्ग्यूमेंट दे रखा था, यस दे विल हेल्प इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारा होना है कंट्री के अंदर, उसमें ये लोग हेल्प कर सकते हैं। यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। जी हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर बर्डन को कम कर। आप लोग देखते होंगे आजकल नए नए लोग स्टार्टअप्स यूज कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं, नए नए आइडियाज इन्वेंशन कर रहे हैं। तो कोई भी छोटा सा छोटा बिजनेस और उसको स्टार्ट करते हैं, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा कि अगर उनका स्टार्टअप, जैसे 10 स्टार्टअप स्टार्ट हुए, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ तो सक्सेसफुल होंगे, 2, 4, 6, 5 कितने भी। तो जितने स्टार्टअप जो सक्सेसफुल होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज लगाएंगे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। किसी भी चीज को बनाने का काम, कोई भी चीज XYZ बना रहे होंगे, कोई नया उनका इन्वेंशन होगा, तो उसके लिए पीपल्स को हायर किया जाएगा। इसका मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं इंडस्ट्री बन रही है। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर भी बर्डन को रिड्यूस होगा। जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको आपकी कंपनी के माध्यम से रोजगार मिले। तो ये बात इसके अंदर बोली। अब आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा आर्गुमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों ही गलत। देखिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ था। इसके लिए सी ऑप्शन, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, ये इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। इट इज वेरी क्लियर दैट एनकरेजमेंट टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स विल ओपन अप द फील्ड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। अगर नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और वो आकर के इस फील्ड में अगर उतर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई एक इंडस्ट्री को फॉर्म कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज को बना रहे हैं। सपोज दैट मेरे दिमाग में भी एक इन्वेंशन आया कि मैं कैमरेज बनाना शुरू करता हूँ। बाहर से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं कैमरेज, तो वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। हम अपना अब मेड इन इंडिया बनाएंगे। तो अब ये दिमाग में मेरे आया, अब उससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स में लगाऊंगा, कोई पर्टिकुलर एक जगह लूंगा जहां पर मैं हायरिंग करूंगा लोगों की। अकेले तो मैं सब काम नहीं कर सकता हूँ, हायरिंग करूंगा, HR होगा और फील्ड के जो लोग होंगे उनके साथ में काम करूंगा। तो इस तरीके से काफी सारे लोगों की मुझे हायरिंग करनी। तो आप ये सोचिए कि हायरिंग करी तो उससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर, और वो कैमरे कहीं ना कहीं मैं बैठ करके बनाऊंगा, तो वो इंडस्ट्री एक डेवलप हो गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है और एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर भी बर्डन कम हो। Therefore, it will help in industrial market. Consequently, more job opportunities will be created. ज्यादा जॉब्स निकलेंगी उसके माध्यम से। Thus, both the argument are strong. तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। तो अगर कोई नई चीज अगर मैं एनकरेज कर रहा हूं, नई चीज अगर कोई स्टार्ट कर रहा हूं, तो उससे दोनों ही लोगों को फायदा है। उसमें कंट्री का भी फायदा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और उसमें लोगों का भी फायदा है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये चीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फायर क्रैकर्स इन इंडिया?
क्या फायर क्रैकर जो इंडिया के अंदर बनते हैं, क्या उनके ऊपर कंप्लीट तरीके से, पूर्णतः तरीके से बैन लगा देना चाहिए? ये पहला हो गया आपका स्टेटमेंट। अब आर्गुमेंट दिया गया नो, दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। नहीं, इससे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो हो जाते हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा आर्गुमेंट दिया गया था यस, द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर यूज चाइल्ड लेबर टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ जी, ये किया जाना चाहिए क्योंकि फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा मात्रा में चाइल्ड लेबर को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे एक्सटेंड करते हैं। मतलब कि चाइल्ड लेबर रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर का गलत हो या चाइल्ड लेबर को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, एक बार देखिए इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत? देखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या बताएं, समझिए बात। इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर एकदम करेक्ट हैं और बिल्कुल सही। अब दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर सही क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बोला गया दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जॉबलेस। इसके अंदर काफी सारे वर्कर्स जो हो जाते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स रेफर्स टू द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट एंड हैंस आर स्ट्रॉन्ग। इसमें पहला भी स्ट्रॉन्ग है और इसमें दूसरा भी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। पहला इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल सही बात है, अगर इसको हमने कंप्लीटली बंद कर दिया तो बहुत सारे लोग इससे जॉबलेस हो जाएंगे। और दूसरा क्यों सही है? दूसरा इसलिए सही है कि फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज हैं वो काफी बड़ी मात्रा में चाइल्ड लेबर को रखती हैं, जिससे ये जो चीजें हो रही हैं वो चाइल्ड लेबर के तौर पे बहुत ज्यादा गलत हो। तो इसीलिए दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल सही जवाब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया गया था लग्जरी होटल्स शुड बी बैंड इन। लग्जरी होटल्स जो है उनको बैन किया जाना चाहिए इंडिया के। अब जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं वैसे ही एक दिमाग में आता है क्यों, एक क्यों रीजन आता है, व्हाई लग्जरी होटल शुड बी बैंड इन इंडिया, क्यों होने चाहिए लग्जरी होटल? ये कोई गलत बात तो नहीं है। लग्जरी होटल का मतलब हो गया जो अच्छे होटल्स। आर्गुमेंट्स दिया गया था यस, these places are turning into operating centers for international criminals। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक ऑपरेटिंग सेंटर बनता जा रहा है। एक तो ये कारण है और दूसरा क्या है, नो वेल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट वुड नॉट बी एबल टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस टू स्टे। नहीं, जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहां पर आता है उसे कंफर्ट देने के लिए, अच्छी जगह देने के लिए, बढ़िया प्लेस जहां पर वो सुटेबल प्लेस पर रह सके, अगर ऐसा हम लोग कर देंगे, इसको अगर बंद कर देंगे तो वो लोग कहां जाएंगे? उनको रुकने की अच्छी जगह पर अच्छी जगह नहीं मिल। तो इसलिए दोनों ही आर्गुमेंट्स अपनी अपनी जगह पर दिए गए हैं। आप देखिए इसमें कौन सा आर्गुमेंट सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही है या दोनों गलत? करें। सबसे पहले यहां पर आपको क्वेश्चन दिया, इसके लिए बी ऑप्शन जो है
ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, जो कि इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो सही है इसके लिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। द लग्जरी होटल्स आर सिंबल ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट and a place for staying the affluent foreign tourist. So argument second is strong. One argument first is a weak argument because there is no strong evidence that international crime operates from luxury hotels. बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहीं से पर्टिकुलर ये चीज निकल के नहीं आ रही है या इसका कोई एविडेंस या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं वो लग्जरी होटल से ही हो रहे हैं। इसका कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। लेकिन बाद वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। नो, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि फॉरेनर्स जो आते हैं वो एक तरीके से हमारे देश के लिए, वो देश की हमारी एक तरीके से जितने टाइम के लिए वो आ रहे हैं वो हमारे लिए धरोहर हो। अगर हम लोग उनको अच्छा स्टे नहीं दे पाएंगे तो क्या वो आगे चल के और किसी को रिकमेंड करेंगे कि आप उस जगह पर जाएं? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ट्रबल में होंगे, परेशानी में होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो औरों को भी रिकमेंड यही करेंगे कि आप नहीं उस जगह पर मत जाइए। तो इससे घाटा क्या होगा? इससे हमारे टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसको घाटा होगा। जब टूरिज्म डिपार्टमेंट को घाटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है मॉनेटरी, जब वो लोग घूमने आते हैं तो घूमने आने पर यहाँ पर अगर कोई आ रहा है फॉरेनर तो कुछ ना कुछ हमारे मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी के तौर पे हमें कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलता है, सरकार को, गवर्नमेंट को उसका फायदा मिलता है। तो ये सारे फायदे हम लोगों को मिलना बंद हो। तो इसीलिए इसके लिए जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो केवल सेकंड स्ट्रांग है, बाकी फर्स्ट इतना स्ट्रांग नहीं। मोरओवर, banning will not eliminate the crime, instead making stringent laws and implementing them will be desirable step. अब इसमें अच्छा स्टेप क्या हो सकता है? अगर इंटरनेशनल क्राइम को आपको रोकना है तो जरूरी नहीं है कि आप होटल बंद कर देंगे तो उससे क्राइम रुक जाएगा, नहीं। आप उस पर इंपॉर्टेंट लॉ लेकर के आइए और उन पर फिर इंप्लीमेंट करिए उन लॉज को, और जो भी चीजें गलत हो रही हैं उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन होटल्स के ऊपर बैन लगा देना, लग्जरी होटल्स के ऊपर, ये एकमात्र कारण नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट इज राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू जॉइन स्टूडेंट्स यूनियंस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी? जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, क्या उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उन स्टूडेंट्स को ये अलाउ कर देना चाहिए कि आप स्टूडेंट यूनियंस को जाकर के अटेंड करें या ज्वाइन करें जो कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा स्पॉन्सर्ड करी जाए? कोई भी एक XYZ पार्टी है, उस XYZ पार्टी ने XYZ पार्टी ने क्या किया, एक कोई भी यूनियन बना दी और उसका नाम रख दिया ABC। अब वो जो ABC यूनियन है वो हर एक कॉलेज के अंदर जाती है और कहती है आप हमारे से जुड़े। तो क्या ऐसा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या उन लोगों को ये अलाउ कर देना चाहिए कि हाँ जाओ आप इसका हिस्सा बनो? ये बात इस स्टेटमेंट में बोली जाए। अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, नो, द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द डिसीजन विल पॉलिटिसाइज द एजुकेशन एनवायरनमेंट, जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट का वो कहीं ना कहीं इससे खराब। अब अगर कल को कुछ भी बात हो जाएगी
सपोज दैट इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे जाते हैं पढ़ने, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर में कोई परेशानी, पानी जो है वो अच्छा नहीं आ, या 1-2 दिन से कुछ परेशानी हो रही है पानी में, तो अब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहेंगे तो वो तो आए दिन फिर तो धरने पर बैठते रहेंगे। आज पानी खराब हो गया, हम धरने पे बैठ गए। कल को आप पार्किंग का हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं, इस पे आप धरने पे बैठ गए। आप हमसे फीस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हम धरने पर बैठ गए। आप ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम धरने पे बैठ गए। तो इससे होगा क्या कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का माहौल खराब होगा, वहां पर धरना प्रदर्शन ज्यादा होने लग जाएगा और पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वही हैं। सपोज दैट 100 स्टूडेंट हैं किसी क्लास के अंदर, अब 80 बच्चे बाहर हैं, तो उन 20 बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बाकी के 80 बच्चों का तो नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये बात यहां पर बोली। दूसरा, yes, the decision will help students nurture their talent and develop into future political leaders. दूसरे में बोला गया है जी हाँ, ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस डिसीजन से स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी उनके टैलेंट को उभारने में और उनका एक डेवलपमेंट होगा किस चीज को लेकर के, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर के। एक हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ आगे चल के फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक बार देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा आर्ग्यूमेंट इसके लिए ठीक है, कौन सा गलत। तो सबसे पहले ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग के लिए परफेक्ट आंसर है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एज educational institutes think about educational environment, but at the same time talent of students should also be nurtured. दोनों ही आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि एजुकेशन का एनवायरनमेंट तो खराब होगा ही होगा, ये तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी चीज एक ये भी है कि स्टूडेंट के अंदर ये चीज करने के लिए या उनका फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पॉलिटिकल लीडर बनना या पॉलिटिक्स के बारे में जानना या उस फील्ड में आगे की ओर बढ़ने के ऊपर कहीं ना कहीं अग्रसित करेगा। तो इसीलिए इसके लिए दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पर इंडिविजुअली बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। अब दोनों आर्ग्यूमेंट्स आर राइट, ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द गवर्नमेंट शट डाउन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड्स? जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, उसे शट डाउन कर देना चाहिए उसे शट डाउन कर देना चाहिए क्या? ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, टू अरेस्ट द मिसयूज ऑफ फंड्स, जो फंड्स का जो मिसयूज हो रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए। आर्ग्यूमेंट दिया गया था यस, पब्लिक फंड्स विल बी सेव्ड बाय शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, पब्लिक फंड्स जो होंगे उससे सेव्ड होंगे। शटिंग डाउन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम लोग शट डाउन करते हैं तो पब्लिक फंड्स कहीं ना कहीं सेव होंगे, ये पहला आर्ग्यूमेंट बताया गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट है नो, सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नो सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सर्विसेज दी जा रही थी, अब उसे हम हैंड ओवर कर दें किसको? प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह पर दे रखे हैं।
एक बार देखिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ था। आपने देखा इसमें केवल सेकंड जो है वो स्ट्रांग है, बाकी फर्स्ट इसके अंदर वीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रांग एज सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज हमें देती है उसको हम हैंड ओवर कर दें किसको, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो इसलिए सेकंड जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 21st सेंचुरी टीनेजर्स अंडर स्ट्रेस? क्या 21वीं शताब्दी के जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो यंग यूथ है हमारा, क्या वो स्ट्रेस में है? ये बात हमारे और आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। वी आर द पीपल ऑफ 21st सेंचुरी। आर्गुमेंट्स दिए गए थे, यस, teenagers perception is that they are expected to be successful or good at everything. Failure has somehow gone from being viewed as a learning opportunity to being clearly unacceptable. And the second one is no stress is a relative perception that can be managed with proper guidance. पहले आर्गुमेंट में बोला गया था, जी हाँ, क्या 21वीं शताब्दी के लोग या 21वीं शताब्दी के जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, क्या वो स्ट्रेस में है? बिल्कुल है, यस। क्यों? टीनेजर्स परसेप्शन इज दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल। टीनेजर्स की जो परसेप्शन रहती है, जो उनकी सोच रहती है, वो ये रहती है कि हमें सक्सेसफुल होना है और हमें हर एक चीज में अच्छा होना है। लेकिन अगर वो उस चीज में अच्छे नहीं हो पाते हैं या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कारण किस चीज का? कि वो इस चीज को क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सपोज दैट कोई भी एक्स पर्सन है, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और 2 बार 3 बार 4 बार लगातार उसने एग्जाम दिए, लेकिन 4-5 सालों में एक भी बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद उसके दिल में एक हताशा आ जाती है कि शायद मैं अब इस चीज के लिए नहीं बना हुआ हूं। तो वो उस चीज को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट, देखिए गलती करना एक बड़ी अलग बात है, उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना वो बड़ी चीज। गलतियां सबसे होती हैं, छोटे हों बड़े हों सबसे होती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो अगर आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इसमें नहीं हो पा रहा हूं, तो आप अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस चीज पर काम करना शुरू करें जिससे वो फेलियर आपको मिल रहा है। अब कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अब किसी का कोई एक एक्स पर्सन है और उसकी मान लीजिए इंग्लिश वीक है, इस वजह से वो हर बार एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा, तो उसको इंग्लिश पर अपने काम करना पड़ेगा, उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी बड़े अच्छे तरीके से, ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो ये तो हो गया इसका एक सही तरीका, एक सही अप्रोच हो गई, पॉजिटिव अप्रोच। और नेगेटिव अप्रोच इसमें क्या हो जाती है कि बच्चे ने देखा 4-5 बार एग्जाम दे करके देखा नहीं हुआ, तो उसी के बाद वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस में परेशान होने लग जाता है, कोई गलत कदम उठाने लग जाता है, ये सब। दूसरे में बोला गया था, नो, स्ट्रेस इज रिलेटिव परसेप्शन। स्ट्रेस जो है एक रिलेटिव परसेप्शन है, दैट कैन बी मैनेज्ड विद प्रॉपर गाइडेंस। इसे एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से मैनेज किया जा। अगर जब बच्चा स्ट्रेस में हो, अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाए कि नहीं आप इस तरीके से नहीं, ये काम करिए, ये ऐसा नहीं, ये वैसा करिए,
तो अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो हो सकता है उस स्ट्रेस से वो ओवरकम करके और जो उसका वीकर सेक्शन है, जिस चीज में वो वीक है, उस पर काम करके हो सकता है कि वो उसमें सक्सेस हो जाए। तो इसीलिए यहां पर ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें सही है, कौन सा गलत है, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग, अगर दोनों ही इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसके लिए सी ऑप्शन बनेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, टीनेजर ऑफ 21st century are expected to be successful and they do not accept failures which is turn give birth to stress। बिल्कुल सही बात है। जो 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं सक्सेसफुल, मतलब ये चाहते हैं कि हम सक्सेस हों, लेकिन अगर ये फेल होते हैं तो उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अगर इस चीज को ये लोग एक्सेप्ट कर लेना तो उस चीज पर काम करना शुरू कर दें, अपने आप फेलियर हट जाएगा और अपने आप उसमें पास होना शुरू। बट स्ट्रेस इज ऑल्सो रिलेटिव परसेप्शन एट कैन बी मैनेज्ड विद प्रॉपर गाइडेंस, और ये एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से भी इसे सुधारा जा सकता है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर, दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड only reputed NGOs be authorized to distribute the commodities to the public under the program of public distribution system PDS। एक PDS एक सिस्टम है जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। उसके लिए बोला गया कि शुड ओनली रेप्यूटेड एनजीओ, सिर्फ जो रेप्यूटेड एनजीओज हैं, जो अच्छी एनजीओज हैं, केवल उन्हें ही ऑथराइज्ड करना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट द कमोडिटीज, कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए, अंडर द प्रोग्राम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक कोई प्रोग्राम चलाया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत सिर्फ क्या जो रेप्यूटेड एनजीओज हैं सिर्फ उन्हें ही ऑथराइज करना चाहिए उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया। अब आर्ग्यूमेंट्स लगे हुए थे कि यस द मूव विल बी हेल्पफुल टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली and will keep a tab on various problems like black marketing of the commodities supplied under PDS। और दूसरा दिया गया था yes NGO have helped government on many occasions। तो सबसे पहले इसमें आर्गुमेंट जो पहला बोला गया उसका मतलब समझते हैं। yes the move will helpful to implement, जी हाँ ऐसा कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हेल्प होगी इंप्लीमेंट द प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कराने में, मोर इफेक्टिवली और अच्छे से इंप्लीमेंट कराने के लिए, एंड विल कीप अ टैब ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स, और ये काफी सारे प्रॉब्लम्स पर कहीं ना कहीं नजर रख सकते हैं। लाइक ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई चीज आ गई लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, बीच में ही गायब हो रही है। ऑफ द कमोडिटीज सप्लाइड अंडर पीडीएस, पीडीएस के अंडर जो भी सप्लाई दी जाती है उनको ये ध्यान से देख सकते हैं, और अगर उसमें कोई लूप होल है तो वो एटलीस्ट उसको सुधार सकते हैं। तो ये यस किया गया। और दूसरा था यस एनजीओ विल हेल्प गवर्नमेंट, एनजीओ जो है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट की काफी सारे ऑकेजन, तो इसलिए
दोनों ही आर्गुमेंट आपको दिए गए हैं, एक बार देखिए क्या होना चाहिए सही, क्या होना चाहिए गलत, दोनों सही या फिर दोनों। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आया, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग है, सही है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इसमें क्वेश्चन किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज it will reduce the problem of black marketing of commodities supplied under PDS। पीडीएस के माध्यम से जो कमोडिटीज की जो सप्लाई होती है उसमें ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए या ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग एक्शन है, तो इसीलिए पहला वाला बिल्कुल सही है। और आर्गुमेंट सेकंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट। दूसरा जो है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट के से रिलेट नहीं करता। यस, एनजीओ हैव हेल्प गवर्नमेंट ऑन मैनी ओकेजन्स पे हेल्प करती है, तो अभी जो बात हो रही है वो पीडीएस की, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल इसके लिए सही है, परफेक्ट। तो ऑप्शन ए इज योर परफेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड 1 year of army training be compulsory for all Indian citizens? क्या 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग सभी इंडियंस के लिए या इंडियन सिटीजन्स के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए? आर्ग्यूमेंट बोला गया नो, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटिव एंड 1 year ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट। बोला गया था नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है विल बी प्रोहिबिटिव, जो कि काफी ज्यादा पड़ती है, जिसका लोड काफी ज्यादा होगा, एंड 1 year ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट, और 1 साल की जो लेबर होगी वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं लॉस्ट। दूसरा बोला गया यस, आर्मी ट्रेनिंग हेल्प मेक्स बेटर सिटीजन। आर्मी ट्रेनिंग अगर हम लोग देते हैं तो उससे सिटीजन्स को बेटर बनने में कहीं ना कहीं हेल्प। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह पर दे रखे हैं, एक बार देखिए कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है कौन सा गलत है। दोनों ही सही है या दोनों ही गलत करें। तो सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए ए ऑप्शन इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग के लिए परफेक्ट आंसर है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है, 43.1 एज पर द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के हिसाब से, इफ 1 year ऑफ आर्मी ट्रेनिंग बी कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन, अगर 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग अगर सभी इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए अगर कंपल्सरी की जाती है, देन इट इज नॉट सो बेनिफिशियल, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटिव एंड, दो जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो काफी प्रोहिबिटिव होगी, एंड 1 year लेबर विल बी लॉस्ट, और 1 साल का जो लेबर कॉस्ट कहीं ना कहीं काफी नुकसान होने वाला है। इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन आर्मी टू बी अ बैटर। तो इसमें सिर्फ पहला ही इसके अंदर स्ट्रांग है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर स्ट्रांग, ये ओनली फर्स्ट के लिए सही जवाब होगा ए ऑप्शन, परफेक्ट आंसर है, राइट।
और एक बात ये भी है कि आपको बेटर सिटीजन बनने के लिए आर्मी ज्वाइन करनी नहीं, आप बेटर सिटीजन वैसे भी बन सकते। दूसरे में क्या बोला गया, आर्मी ट्रेनिंग हेल्प मेक बेटर सिटीजन बनने में आर्मी ट्रेनिंग आपकी हेल्प करेगी। आप और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एक बेटर सिटीजन बन सकते हैं किसी देश के। एक बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिस घर में आप लोग रहते हैं उस घर के अंदर आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता है। अब कूड़े का आप क्या करते हैं? इसमें काफी सारे तरीके हैं, काफी सारी चीजें हैं। या तो जहां पर डंपिंग जोन है आप वहां पर डंप करके आते हैं। दूसरा, आजकल गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियां आने लग गई हैं घर के बाहर, जिसमें एक वो गाना भी चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जो कि नगर निगम द्वारा ऑपरेट करी जाती है किसी भी पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप उसमें कूड़ा डालते हैं, ये भी ऑप्शन। तीसरा तरीका क्या है कि सामने कोई प्लॉट खाली पड़ा है या आसपास कोई प्लॉट है उसमें आप डाल देते हैं, या पड़ोसी के घर के बाहर डाल। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए, तो चारों ऑप्शन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चारों ऑप्शन पर एग्री करते होंगे या चारों ऑप्शन के वाले काम कहीं ना कहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी आती है उसमें डालते होंगे। काफी सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो डंपिंग एरिया है उस जगह पर जाकर के डालते होंगे। तीसरे लोग वो होंगे जो आसपास देखा कि भाई प्लॉट है कहीं पर, तो उस प्लॉट में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कोई खाली प्लॉट पड़ा था, कोई खाली जगह पड़ी थी। और चौथे लोग कुछ ऐसे भी होंगे कि कोई देख तो रहा नहीं है, एक काम करो पड़ोसी के घर के बाहर डाल। अब इसमें शुरुआत के जो 2 तरीके हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, सही हैं, समझ में आते हैं। लेकिन बाद के जो 2 तरीके हैं, आप किसी पर्टिकुलर किसी की प्रॉपर्टी पे जाकर के, कोई खाली प्लॉट पड़ा है तो खाली प्लॉट पड़ा है, होगा तो सही ना किसी का। आज ना कल तो कभी ना कभी वो बनेगा। आप उसमें जब इतना कूड़ा इकट्ठा कर देंगे, कुछ दिनों के बाद उसमें स्मेल आएगी, तो उसके आसपास जो लोग रहते होंगे उसको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो क्या ये एक बेटर तरीका है? क्या ये अच्छा सिटीजन बनने का आपका एक वो बताता है? दूसरा, कोई नहीं देख रहा है, एक काम करो पड़ोसी के घर के बाहर डाल दो। ये एक चीज देखिए कितनी गलत है। क्या पड़ोसी को इससे परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर कल को वो भी अगर ऐसा ही काम करे, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये जो बाद वाले 2 जो चीजें हैं वो बिल्कुल गलत है और पहले वाली दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। तो एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी है। एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए आप खुद में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, पहले आपको खुद को बदलना हो, तब आप दूसरी चीजें बदल सकते हैं या तब आप सामने वाले को बदल सकते हैं। तो इसीलिए इसका सेकंड जो है वो गलत है, पहले वाला बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे इसके अंदर बोला गया, स्टेटमेंट दिया गया था, शुड पेरेंट्स इन्वेस्ट एज मच should parents invest as much in educating their daughters as much as they spend on educating their sons? बड़ा ही एक स्टेटमेंट दिया गया है आज की सच्चाई को देखते हुए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन, डॉटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और सन्स के ऊपर इन्वेस्ट। तो इसमें ये बोला गया कि शुड पेरेंट्स इन्वेस्ट एज मच इन एजुकेटिंग देयर डॉटर्स एज मच एज दे स्पेंड ऑन एजुकेटिंग देयर सन्स। आप या कोई भी XYZ पर्सन्स हैं या पेरेंट्स हैं, इसमें बोला ये गया है कि क्या वो अपने लड़के को या लड़के के ऊपर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपेक्षाकृत लड़की। ये बात, अब इसमें बोला गया आर्गुमेंट, नो, ऑलमोस्ट ऑल डेटा पॉइंट्स टू बी फैक्ट दैट बॉयज आर वे मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स। तो पहला आर्गुमेंट इसमें बोला गया, नहीं ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल डेटा पॉइंट्स, सभी डेटा पॉइंट्स को और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना गया है कि बॉयज जो हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं गर्ल्स। ये पहली चीज हो गई।
और दूसरा आर्गुमेंट है नो, द गर्ल्स में बी इंटेलिजेंट, पेरेंट्स हैव टू कीप मनी असाइड फॉर देयर मैरिजेस। जो इंटेलिजेंट गर्ल्स होती हैं, पेरेंट्स हैव टू कीप मनी, पेरेंट्स को जो पैसा होता है वो बचा के रखना चाहिए असाइड फॉर देयर मैरिज, उनकी मैरिज के, मतलब उनकी पढ़ाई पे ना खर्च करके उनकी मैरिज के ऊपर उसे खर्च किया जाए, तो इसलिए उसे बचा के पैसे को रखा। इस तरीके से आपको दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए। अब देखिए एक बार कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत है, करें। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया, इसमें डी ऑप्शन, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है और ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 43.1 अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वीक, इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक है, एज इट इज टोटली जेंडर बेस्ड एंड एब्सर्ड। मतलब पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया गया ये टोटली पूरा जेंडर बेस्ड। जेंडर बेस्ड का मतलब हो गया कि ये इसमें बॉयज और गर्ल्स की इंटेलिजेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है या बात कर रहा है। तो इसीलिए ये हो गया पहला वीक इसको बना। दूसरा भी वीक है, क्यों कि एज इट सोशली रेग्रेसिव माइंडसेट, ये एक सोशली रेग्रेसिव माइंडसेट है जस्ट कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, उन जो पैसा उनसे बचेगा उनकी शादी में काम आएगा। एजुकेटिंग गर्ल्स विल मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर बोथ सोशली एंड फाइनेंशियली। आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी कि लड़कियों को एजुकेशन देने का काम ना करें या उसमें कोई कंजूसी दिखाएं, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकी शादी में जाकर के आगे चल के खर्चा हो। नहीं, आप लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाइए जितना लड़कों को पढ़ा रहे हैं। और इससे क्या चीज स्ट्रांग होने वाली है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप सोशली तो स्ट्रांग बनेंगे ही बनेंगे, प्लस इसी के साथ साथ फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करेंगे। अब आप कहेंगे सर फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होगी? बहुत सिंपल सी बात है, अगर लड़की को आप पढ़ा देंगे, कल को वो जॉब करेगी, तो जॉब करेगी तो उससे क्या होगा, अपने आप ही जो भी चीजें होती हैं फाइनेंशियली शादी के टाइम पर, वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें आपको रिबेट मिलेगी, कह सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा ही सिंपल सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि जितना लड़कों को महत्व दिया जाता है पढ़ाई के लिए, उतना ही महत्व लड़कियों को भी दिया जाना चाहिए। और आज के टाइम पर प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो ये कहती है कि आज के टाइम कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहां पर लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कहीं पीछे है। नहीं, ऐसा कोई फील्ड नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो इसीलिए ये माइंड सेट, यह जो पहले से हमारा है इसको बदलना होगा। जो अब तक हुआ होता आया है अब उसे आगे फॉलो नहीं करना है, उसे यहां पर स्टॉप करना है और नई सोच के साथ में हमें आगे। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर वीक, दोनों ही इसके अंदर सेक्शंस जो बन जाते हैं वो वीक बन जाते हैं। तो इसीलिए हम इसमें इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग ऑप्शन को लगाएं, डी ऑप्शन के लिए परफेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, should the examination bodies of all the university examinations permit the use of calculator? जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं सारी यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स करवाती हैं, क्या उन्हें ये परमिट दे देना चाहिए कि आप लोग कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं? ऐसा स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं नो, इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द मेथड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन टू मेक देयर कॉन्सेप्ट क्लियर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है
होता ये है कि स्टूडेंट्स को ये मैनुअली करना चाहिए। सपोज जैसे 43 मल्टीप्लाई 7 करना है तो उसे वो मैनुअली कर देना। अगर मैनुअली ना कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो वो तो बहुत आसान हो गया। अगर वो मैनुअली करेगा तो उससे उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और उसकी जो कैलकुलेशन पावर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को ऐसा अलाउड नहीं करना। इससे उनको फायदा नहीं उल्टा नुकसान ही होगा। कैलकुलेटिंग पावर भी घटेगी उनकी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं। फिर बोला गया यस, मैनुअल कैलकुलेशन आर नो मोर रिक्वायर्ड विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑल फील्ड। अब ये कह रहे हैं कि मैनुअल कैलकुलेशंस की हाँ ऐसा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशंस की अब कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तो हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर्स का यूज। तो इसलिए ये दोनों ही आर्गुमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको देखना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत। ऑप्शंस दिए गए थे ए बी सी डी ई, सिर्फ पहला सही है सिर्फ दूसरा सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड, या फिर दोनों ही जब सही हो तो पांचवा, बोथ आर रॉन्ग। तो देखिए एक बार किस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए, किस अप्रोच के साथ में होना चाहिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिला, यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है। इसके लिए सी ऑप्शन जो होगा, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या दूसरा सही। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। मेथड्स ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स। जो मैनुअल कैलकुलेशन होता है वो हर एक व्यक्ति के लिए आजीवन या हमेशा ही वो कहीं ना कहीं यूज आता है। जब कंप्यूटर लगा है, आप सब्जी लेने गए और क्या वहां पर भी कंप्यूटर लगा हुआ है? नहीं, आप वहां पर तो मैनुअली ही काउंट करेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं सब जगह कंप्यूटर नहीं लगे हैं, तो वहां पर तो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। तो इससे अगर आप डायरेक्टली सिर्फ कंप्यूटर से ही हमेशा करते रहेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। Hence, they should be encouraged. Thus, argument first is strong. Argument second is also strong on its way, but since first and second contradict each other, we go for the option C या choice। इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। नो इट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू नो द मेथड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं देना चाहिए। और दूसरा अपनी जगह इसलिए सही है कि यस, मैनुअल कैलकुलेशन आर नो मोर रिक्वायर्ड। अब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑल। तो अपनी अपनी जगह पर ये दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रांग। सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, should the knowledge of Hindi languages be made compulsory for all the employees of public sector organization। बोला गया है कि हिंदी लैंग्वेज की जो नॉलेज है ये सभी के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। पहला आर्ग्यूमेंट है यस, इट इज नेसेसरी फॉर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम द एजुकेशनली बैकवर्ड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। यस इट इज नेसेसरी, जी हाँ ये बिल्कुल नेसेसरी कर देना चाहिए। टू डीलिंग विद द प्रॉपर पीपल फ्रॉम द एजुकेशनली बैकवर्ड सोसाइटी से जो आते हैं, जिनको इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, उनसे डील करने में आपको इस हिंदी की हेल्प लगी। अगर हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है
तो आप उनसे डील करने में बड़ी आसानी से आप उससे डील कर सकते हैं। मतलब डील का मतलब कि आप उनसे आराम से बात कर पाएँगे। जब तक संचार का माध्यम ही अच्छा ना हो, तब तक कैसे कोई बात बनाई जा सकती है। आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, सामने वाला इंग्लिश समझता नहीं है, तो क्या ये एक लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा? एक कम्युनिकेशन गैप नहीं हो जाएगा? आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहा है। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो। फिर बोला गया नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एम्प्लॉयी। नहीं, ऐसा पूरे सभी एम्प्लॉइज़ के लिए नेसेसरी नहीं करना चाहिए टू हैव द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो हर एक एम्प्लॉयी के लिए नेसेसरी करी। तो इसीलिए दोनों ही आर्गुमेंट्स आप एक बार देखिए, कौन-सा आर्गुमेंट सही है, कौन-सा गलत है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, या एक सही है, एक गलत है, आइदर करें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर के तौर पे बोला गया है कि ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट रॉन्ग। सिर्फ पहला आर्गुमेंट जो है वो इसके अंदर सही। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। आर्गुमेंट पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट वेल एजुकेटेड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। हैंस विद हिंदी लैंग्वेज इट विल बी पॉसिबल टू डील विद दैम। तो हिंदी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये काफी ज्यादा हेल्प कर देगी उनसे आपको बात करने में, उनसे डील करने में। हैंस ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए सिर्फ पहला आर्गुमेंट जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही। तो फर्स्ट इसके लिए परफेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया गया था शुड इट बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू रिजर्व कोटा फॉर सोशली बैकवर्ड क्लास। बोला गया है कि शुड इट बी कंपल्सरी, क्या ऐसा कंपल्सरी कर देना चाहिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए टू रिजर्व कोटा फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए एक कोटा डिसाइड हो जाना चाहिए कि इतनी सीट्स अगर हम निकाल रहे हैं तो उसमें इतनी सीट्स केवल इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही रहेंगी। क्या ऐसा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बोला। आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे नो, द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं करे जाते, या गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से नहीं चलाए जाते हैं, या उनके हिसाब से ऑपरेट नहीं किए जाते। दूसरा बोला गया यस, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली बैकवर्ड क्लास। बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और किस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? सोशली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। तो ऐसा कर देना। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने हैं। एक बार देखिए कौन सा इसके अंदर सही है, कौन सा गलत है। दोनों ही सही हैं या एक सही एक गलत है, देखिए। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है।
इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इसको किया गया है। फॉर ऑल द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू रिजर्व कोटा फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट नेसेसरी। जितने भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक रिजर्व कोटा रखना चाहिए जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ऑल द पीपल शुड गेट द चांस फॉर जॉब, सभी लोगों को बराबर ये चांस मिलना चाहिए जॉब के लिए। हैंस ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग। तो ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शुड द वुमेन बी एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल अलोन एट नाइट इन व्यू of the increasing incidence of rape and sexual abuse। क्या ऐसी वुमन को सलाह देनी चाहिए कि आप रात में अकेले ट्रेवल ना करें, अकेले यात्रा ना करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है रात के समय में अधिकतर कि जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर ऐसा शोध किया गया या फिर हाल फिलहाल के केसेस को देखा गया, तो उसमें इस चीज को पाया गया कि जो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेप के जो इंसिडेंस हैं वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं, और सेक्सुअल एब्यूज के भी जो केसेस हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, अभी आगे आए हैं काफी हद तक। या ये भी कह सकते हैं हाल फिलहाल में ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, काफी सारे ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। तो ऐसी लेडीज को, ऐसे जो वुमेन्स हैं उनको ये सलाह दी गई है कि आप कृपया करके रात के टाइम पर अकेले जो यात्रा है वो ना करें, ऐसी सलाह दी। अब आर्ग्यूमेंट बोला गया नो, इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच इंसिडेंट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टीड द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स, गवर्नमेंट जो है उसको इन चीजों के ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए और इन पर कंट्रोल करना, इन इंसिडेंट। दूसरा बोला गया था यस, इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल सच केसेस। बिल्कुल, ऐसा काफी डिफिकल्ट होगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए टू कंट्रोल, मतलब ऐसे केसेस को कंट्रोल कर पाना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ये सलाह दी जा रही है वो बिल्कुल सही दी। यस, अब 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक बार देखिए कौन सा इसके लिए सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही एक गलत। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है। इसमें डी ऑप्शन इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग के लिए सही है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगाई गई है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट डज नॉट एस्टेब्लिश प्रॉपर रिलेशन विद द स्टेटमेंट। Argument second may be an opinion and has not been discussed in the given statement, as first and second both are weak। तो जो स्टेटमेंट बोला गया उस स्टेटमेंट के आधार पे, जैसे पहला जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, नो इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल सच इंसिडेंट। देखिए ऊपर कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं बोली गई है कि गवर्नमेंट इन चीजों के लिए कंट्रोल कर रही है या ऐसे इंसिडेंट्स पे कहीं ना कहीं लगाम लगा रही है।
ऐसा कुछ भी ऊपर नहीं बोला गया। वहां पर ऊपर एक एडवाइस दी गई है लेडीज के लिए कि आप रात में अकेले ट्रेवल ना करें, क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। तो पहला वाला तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा वीक क्यों हुआ? यस, इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल सच केसेस। कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर इस तरीके की चीजें अगर स्टेटमेंट दिए जाएंगे पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में भी अगर ये चीज नहीं है, तो फिर किसके हाथ? तो इसीलिए ये दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं बैठ रहे। तो इसीलिए डी ऑप्शन नाइदर पर हम लोग गए, ना पहला और ना ही दूसरा। क्योंकि पुलिस के सहारे ही तो है, पुलिस ही तो है जो ये सब चीजें कंट्रोल कर सकती। ये बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, आर द फैबुलस प्राइजेस डिमांडेड बाय द आर्ट डीलर्स फॉर द ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ ओल्ड मास्टर्स जस्टिफाइड? आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, यस, दोज आर unattainable antique pieces of art, hence worth their price for their collectors of art. और सेकंड बोला गया था, नो मॉडर्न पेंटर्स कैन पेंट एज वेल इफ नॉट बेटर देन देम एंड फॉर मच लेस प्राइस। बोला गया है इसके अंदर कि आर द फैबुलस प्राइजेस, जो प्राइजेस हैं डिमांडेड बाय द आर्ट डीलर्स के द्वारा जो डिमांड करी जा रही है प्राइसेस की, फॉर द ओरिजिनल पेंटिंग करने के लिए, कोई भी चीज है उस पर ओरिजिनल पेंट करने के लिए, ऑफ ओल्ड मास्टर्स जस्टिफाइड, जो ओल्ड मास्टर्स द्वारा जस्टिफाइड है। फैबुलस प्राइजेस उनसे दिए जा रहे हैं, किनके द्वारा? जो ओरिजिनल पेंटिंग ओल्ड मास्टर्स जो जस्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से। आर्गुमेंट दिए गए थे, यस दोज आर अनअटेनेबल एंटीक, ये काफी अनअटेनेबल मतलब आसानी से ना मिलने वाले एंटीक्स हैं, pieces of arts, hence worth their price for all the collectors of art. बिल्कुल ऐसा पेंटिंग अगर है तो बिल्कुल करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटीक है, पीसेस हैं, तो अगर उसमें अगर पैसे ज्यादा भी लग रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा बोल गया था, नो मॉडर्न पेंटर कैन पेंट एज वेल। मॉडर्न पेंटर कोई भी उस तरीके का पेंट नहीं कर सकता है जैसा कि मास्टर्स कर सकते हैं, इफ नॉट बेटर देन देम एंड फॉर मच लेस प्राइस। हो सकता है कम प्राइजेस में कर दें, लेकिन उन जैसा अच्छा पेंट नहीं कर पाए। अब आप देखिए इन पांचों ऑप्शंस के अंदर कौन से सही है, क्या चीज गलत है। दोनों आर्ग्यूमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। इसमें ए ऑप्शन, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगा करके इसको किया गया। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, फैबुलस प्राइजेस फॉर ओल्ड मास्टरपीस आर डिमांडेड। ज्यादा प्राइजेस दिए जाते हैं, फैबुलस प्राइजेस दिए जाते हैं ओल्ड मास्टरपीसेस की, बिकॉज देयर ओरिजिनलिटी एंड इनोवेटिव आर हार्ड, क्योंकि उनकी ओरिजिनलिटी को और उनके इनोवेशंस को ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए कोई आप एक एंटीक चीज लेकर के आए और उस एंटीक चीज का कोई कलर जो हो वो बहुत ही एंटीक हो, और उसका पेंट मान लीजिए कुछ दिनों बाद खराब हो जाए या काफी टाइम बाद यूज करते हुए खराब हो। अब आप उसको किसी लोकल पेंटर से जाकर के अगर पेंट करा लेंगे तो पेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं आएगी जो ओरिजिनल में थी, क्योंकि जिसने उसको बनाया वही जानता है कि उसमें किस तरीके का पेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से डिजाइन डालनी है, वही उसके लिए एक्सपर्ट है। तो पैसे तो जरूर कम लगे, लेकिन चीज भी कहीं ना कहीं खराब बने। तो आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पैसे ही अगर आप देख रहे हैं तो आप खराब चीज पे एडजस्ट करिए, और अगर आपको अच्छी चीज ही चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
ये बात। तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है, पहला आर्ग्यूमेंट ये सही है। परफेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट दिया गया था, शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बी अलाउड टू अडॉप्ट हायर एंड फायर पॉलिसी। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये अलाउड होना चाहिए हायर और फायर वाली। कभी भी किसी को हायर कर लिया, कभी भी किसी को फायर। हायर का मतलब भर्ती करी और फायर का मतलब निकाल दिया। आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, यस, एज दिस विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग to get rid for non-performing employees and will also help to revert the performing employees। बोला गया है कि हाँ, ऐसा करते रहना चाहिए। क्यों? इससे जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको एक डर बना रहेगा हमेशा कि अरे कहीं नौकरी से ना चले जाएं, फायर ना हो जाएं। एंड विल ऑल्सो हेल्प रिवर्ट द परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, और इससे फर्क पड़ेगा एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, उनके रिवर्ट्स। फिर बोला गया, नो द मैनेजमेंट में नॉट बी एबल टू फाइंड या टू एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन एन अनबेस्ड मैनर एंड द एम्प्लॉय विल सफर ड्यू टू द हाई हैंडेडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। दूसरे में बोला गया था, नहीं, ऐसा नहीं कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट को, क्योंकि वे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, क्योंकि वो जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं इन एन अनबेस्ड मैनर। अगर आप अनबेस्ड मैनर के अंदर, अगर आप इस तरीके से किसी पॉलिसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज विल सफर ड्यू टू द हाई हार्डनेस या हैंडेडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट इतना हार्श एक्शन ले रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय होगा वो इससे सफर करे। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, नाइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखें एक बार फिर इसके आंसर। ये क्वेश्चन आया आप सभी के सामने। इसमें आपने देखा ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो 43.1 का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। एज हायर एंड फायर पॉलिसी विल हेल्प पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज जो हैं उनको एक हमेशा डर सा बना रहेगा, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें, क्योंकि उन्हें पता है कि फायर का कहीं ना कहीं डर है। फायर किया जा सकता है अगर हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो पहला आर्ग्यूमेंट तो इसलिए स्ट्रांग हो गया। दूसरा जो है आर्ग्यूमेंट वो क्या है? वो है वीक। क्यों? नो द मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, या पॉलिसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉय जो होगा वो सफर करेगा नहीं। अगर एम्प्लॉयज के बारे में ही इतना सोचा जाएगा तो फिर कंपनी के बारे में फिर कौन सोचेगा? ये भी बात है। तो पहला आर्ग्यूमेंट इसके लिए स्ट्रांग है और दूसरा वाला इसके लिए वीक। तो ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, तो ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया गया था, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। एक बात बोली गई कि स्टेटमेंट दिया गया कि शुड इंडिया मेक एफर्ट, क्या इंडिया जो है वो एफर्ट लगा रहा है टू हार्नेस सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपनी
एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या सोलर एनर्जी, क्या जो इंडिया है, क्या इसके लिए एफर्ट लगा रहा है? अब इसमें आर्गुमेंट दिया गया था, यस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट आर एक्सॉस्टेबल। मतलब कि जो आज के टाइम पर ज्यादातर जो हम एनर्जी के सोर्सेज को जो हम यूज कर रहे हैं वो एग्जॉस्टेबल। और दूसरा बोला गया, नो, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स। दूसरा बोला गया था, नहीं, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, ज्यादा सोलर एनर्जी को लेने से रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए एक अच्छा खासा पैसा जाता है, लॉट ऑफ कैपिटल, और जिससे इंडिया को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान या बर्डन आता है, ये भी कह सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए एक बार कौन सा आर्गुमेंट इसके लिए सही है, कौन सा आर्गुमेंट गलत है। दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं, या एक सही है एक गलत। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये जो दिया हुआ था, इसमें हमने क्वेश्चन को पढ़ा। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दैट इज इंडिया शुड मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी। इंडिया एफर्ट लगा रहा है सोलर एनर्जी के लिए, टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट आर एग्जॉस्टिव। क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादातर एनर्जी की चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर एग्जॉस्टेबल। और आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है वो इसके अंदर वीक है। ये जो कैपिटल की बात करी जा रही है वो इसके अंदर बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। तो सिर्फ इसके लिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है, ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप। बोला गया है, शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, जो स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं उसका एक जो मेजर पार्ट है, जो एक बड़ा पार्ट है, क्या उसे ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव का मतलब जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन बेस्ड होता है वो कर देना चाहिए। आर्गुमेंट बोला गया ना, नो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की जो एबिलिटी है, जो स्टूडेंट की सोचने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो। वो क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे तो आपको तो पता है कि भैया आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा इसके लिए सी आंसर सही है, डी आंसर। लेकिन जब आप उसको लिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होकर के अगर वो पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब आप उसमें एक एक लाइन को लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ डायग्राम होगा उसे आप मेंशन करेंगे, उसके बारे में पूरा आप बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो वहां से आपकी नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं एनहेंस होगी, कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो उसमें स्टूडेंट्स की एबिलिटी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर दिए जाएं तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। दूसरा बोला गया था, यस, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग वंस एबिलिटी एंड नॉलेज। नहीं, ये एकमात्र ऐसा तरीका है या बेस्ट मेथड है, ये कह सकते हैं, किसी की भी एबिलिटी को और उसकी नॉलेज को जांचने। ये एकमात्र ऐसा तरीका है या बेस्ट मेथड है, ये कह। आर्गुमेंट्स दोनों आपके सामने हैं, एक बार देखिए कौन सा आर्गुमेंट इसमें आपको ठीक लग रहा है, कौन सा इसमें गलत लग रहा है।
फिर इसके सॉल्यूशन बात करें। इसके लिए ये आपको दिया हुआ, इसमें ए ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही जवाब है। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है जो वो स्ट्रॉन्ग है। एज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस गिव्स ग्राउंडनेस टू वंस एजुकेशन। क्या बोला गया है कि शुड द मेजर पार्ट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग इसलिए किया गया है सर, नो ऑब्जेक्टिव एग्जाम डज नॉट टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस। The argument first is strong as the ability to express gives groundness to one's education. Argument second is weak because to call a method the best without giving any reason is a simplistic assertion. ये एक दी बेस्ट कह देना कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है किसी की एबिलिटी को जांचने का, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी सिंप्लिसिटी, एक कोई रीजन, विदाउट किसी रीजन के आप इतना बड़ा अगर आप कोई ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये चीज बहुत अच्छी रहेगी, तो ये चीज गलत है। तो इसलिए सेकंड तो इसमें वीक हो जाता है। फर्स्ट इसमें स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट की एबिलिटी को छुपाने में कहीं ना कहीं उसको हेल्प करे, और जो कि गलत है। इसीलिए 12th क्लास तक का जो भी पढ़ाई है वो हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में ना दे करके हमेशा किसमें दी जाती है? थ्योरी बेस्ड में दी जाती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्क्राइब करने। और 12th के बाद में जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, इवन ग्रेजुएशन में भी आपको यही आते हैं। लेकिन हाँ, कंपटीशन के जब अंदर आप लोग आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब आप लोग देखते हैं, उसमें सारे आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो यही ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड की शुरुआत यहां से होती है, यहां पर जरूरत है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ना कि वहां पर तो आपको सीखने की जरूरत है, और सीखने में शॉर्टकट नहीं चलता है, सीखने में लॉन्ग मेथड। आपको याद होगा 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे हमसे स्कूल के अंदर। पहले आते थे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते, जिसे हम लोग 2-3 लाइनों में देते। फिर आते थे बीच के क्वेश्चन, फिर आते थे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब कम से कम 2-3 पेज का क्वेश्चन जो हो, जिसमें हम सारी चीजें डिस्क्राइब किया करते। तो वो क्या है? वो आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज को एनहेंस कर रहा है, आपकी एबिलिटी को एनहेंस कर रहा है। इसीलिए ही उन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया। चाहते तो वहां पर भी स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वो चाहता तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रख सकता था, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वो चीज नहीं है जो एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट की ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड गवर्नमेंट सर्विस इन रूरल एरियाज बी मेड कंपल्सरी at least for 2 years after completion of graduation for the students of medicine? बोला गया है कि वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं किस फील्ड में? स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड उन्होंने जो पढ़ाई करी है, के रिलेटेड जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्या ऐसा कंपलसरी कर देना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए कि कम से कम वो अपने 2 साल की सर्विसेज, या कह सकते हैं वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके अंडर लेते हुए रूरल एरियाज के अंदर वहां पर वो अपनी सर्विसेज दे? क्या ऐसा कंपलसरी कर देना चाहिए? आर्गुमेंट दिया गया था यस, इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू सर्व द पीपल इन रूरल एरियाज एंड कंट्रीब्यूट टू देयर अपलिफ्टमेंट। बोला गया है बिल्कुल कर देना चाहिए, ताकि ये हर एक व्यक्ति का, ये प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी है टू सर्व द पीपल ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको
ये सर्व करने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए, या कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके अपलिफ्टमेंट को। जैसे वो काफी नीचे हैं, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, या ये हर एक की प्रत्येक की ये ड्यूटी में आता है। दूसरा बोला गया था नो, इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओनली टू द मेडिसिन स्टूडेंट्स। नहीं, इट कैन नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाइड नहीं होता है ओनली टू द मेडिसिन, ये सिर्फ मेडिसिन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाइड नहीं होता है। सिंस एनीवेज दे आर कंट्रीब्यूटिंग ड्यूरिंग देयर स्टडीज एंड पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। हाँ, ये हो सकता है कि वो कोई इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं उस टाइम पर उन्हें ऐसा बोला जाए करने के लिए, समझ में आता है। या ड्यूरिंग द स्टडीज, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, 4-5 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, बीबीएस कर रहे हैं, उस टाइम पर बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए आपको गांव में सर्विसेज देनी है, तो वो बात तो ठीक है, समझ में आती। लेकिन आप ये कहें कि कंपलसरी कर देना चाहिए कि कम से कम 2 साल की सर्विसेज आपको देनी ही देनी है, ये चीज, या ये चीज कितनी सही है, ये चीज आपको देखनी। ये आपको आर्ग्यूमेंट्स दोनों दिए गए हैं, देखिए एक बार कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक है, कौन सा आर्ग्यूमेंट इसके लिए सही है, कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत है। दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं, या सिर्फ एक सही है एक गलत। देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ था, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है और ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ना पहला और ना ही दूसरा। इसमें बोला गया है आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वीक, पहला जो है वो इसके अंदर वीक है, बिकॉज इट इज नॉट, ये ट्रू नहीं है कि इट इज एवरीवन्स ड्यूटी, कि भाई सभी लोगों की ये ड्यूटी है कि रूरल एरियाज में जाकर के कंट्रीब्यूट करें उनके अपलिफ्टमेंट की, ऐसा कोई जरूरी। यू कैन नॉट स्वीप एवरीवन विद द सेम ब्रश, आप हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही ब्रश से स्वीप नहीं कर सकते हैं, एक ही कह सकते हैं एक ही तराजू में बैठ करके उनको नहीं तोल सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आर्ग्यूमेंट सेकंड इज एम्बिग्युअस, इट फर्स्ट सेज इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड या अप्लाइड ओनली टू बी मेडिसिन स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले ही कह दिया है ये सिर्फ मेडिसिन स्टूडेंट्स पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, या सिर्फ इन पर अप्लाई हो तो क्यों हो। बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट हैज नॉट या गॉट नथिंग टू डू विद दिस, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है सेकंड का, वो भी ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है बात करने। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना तो इसका पहला स्ट्रांग है और ना ही इसका दूसरा पार्ट स्ट्रांग है। ये चीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन सिटीज बी शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। क्या बोला गया कि जितनी भी फैक्ट्रीज है, शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन द सिटीज, जो सिटीज के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए आउटस्कर्ट्स, मतलब बाहर की तरफ, शहर से बाहर की तरफ, फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, मेन सिटी से बाहर की तरफ उन्हें शिफ्ट किया जाना। आर्गुमेंट बोला गया यस, दिस इज एन इसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है किसी भी शहर के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा बोला गया था नो, such a step will lead to lot of inconvenience to the employees of the factories and their families as well। दूसरा बोला गया था नहीं, ये एक बहुत ही सच अ स्टेप, ये एक बहुत ही गलत कदम होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो वहां के एम्प्लॉयज हैं, उस कंपनी में काम करने वाले, उनको काफी इनकन्वीनियंस होगी। जब अभी शहर के अंदर है तो आराम से पहुंच जाते हैं, जब शहर से बाहर हो जाएगा तो उतनी ही पहुंचने में परेशानी होगी वहां पर।
और अगर कोई फैमिली लेकर के अपने साथ में रह रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, उसको अपनी कहीं न कहीं उसको रिलोकेट करना पड़ेगा, उस फैक्ट्री के आस-पास जाकर के कहीं पे जगह देखनी पड़ेगी, वहाँ रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इससे ये कहीं न कहीं परेशानी होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको बोले गए हैं, दोनों आर्गुमेंट्स आपको दिए गए हैं, एक बार देखिए, क्या इसके अंदर सही है, क्या गलत है? दोनों ही सही है या दोनों ही गलत? करें। सबसे पहले ये आपको इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर पहला आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। आर्गुमेंट फर्स्ट जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। आर्गुमेंट पहला जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बताया गया। क्यों बताया गया? बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल इज हाईली डिजायरेबल। पॉल्यूशन कंट्रोल जो है वो हाईली डिजायरेबल चीज है, क्योंकि पहले में ये बोला गया था कि दिस इज द एसेंशियल स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन द सिटी। सिटी के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का ये एकमात्र एक तरीका है कि अगर उस पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी फैक्ट्री है, अगर उसको हम लोग बाहर शिफ्ट कर देते हैं आउटस्कर्ट पर, तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट सेकंड इज, दूसरा जो है वो इसके अंदर, अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम और फैमिलीज को प्रॉब्लम देखें, क्योंकि बहुत ही कम पार्ट एक ऐसा है, मान लीजिए एक पूरे शहर के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही 1000 या 2000 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उन 10 लाख लोगों के बारे में सोचा जाए या वो जो 1000 लोग हैं उनके बारे में? अगर हम उन 1000 लोगों के बारे में सोचते हैं, तब तो फैक्ट्री को वहीं रहना चाहिए। तो फिर वो 10 लाख लोग सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन उनके लंग्स में जा रहा है, उनको बीमारियां हो रही हैं। तो इसीलिए हमें उन 10 लाख लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो बड़ा है, वो जो वैल्यू है वो बड़ी है। तो हमें उन 10 लाख लोगों के बारे में सोचना है कि ऐसा काम नहीं करना। अगर इन 1000 लोगों को उसकी वजह से सफर करना पड़ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, तो उठा लीजिए। और इसमें ये क्यों सोच रहे हैं कि 10 सिर्फ उसको एम्प्लॉय के तौर पे क्यों देख रहे हैं? उन 10 लाख के अंदर ये 1000 एम्प्लॉय भी तो आता है, ये भी तो रह तो उस शहर के अंदर ही रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि 9,90,000 के पास में तो अच्छी बेकार वो पहुंच रही है हवा, और जो इन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उनके लिए अच्छी हवा है, या फैक्ट्री में से जो निकल रहा है धुआं वो इनके लिए अच्छा है? नहीं, नुकसान तो इनके लिए भी है ना उसका। तो इसीलिए पहला जो इसके अंदर है आर्गुमेंट वो स्ट्रांग है, और दूसरा आर्गुमेंट इसके एप्लीकेबल नहीं बैठता। हमको अमाउंट देखना है, हमको कि कितने पर्सन इससे सफर कर रहे हैं, ज्यादा लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं, कम लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं, तब इसमें कंपैरिजन करें। बहुत ही एक निम्न तबका, बहुत ही एक छोटा अमाउंट पर्सन होंगे जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोगों की संख्या काउंट करी जाए तो वो बहुत ज्यादा निकली। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा उस एम्प्लॉय में उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करता है, नहीं। तो इसीलिए सारी चीजों को सोचते हुए ही हमको आंसर करना है। आर्ग्यूमेंट्स तभी सोचने हैं जब सारी चीजें एप्लीकेबल, ये बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया, शुड द प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग हाई स्कोरर बी स्टॉप्ड टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन अमंग द मॉडरेट स्कोरर्स? शुड द प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग हाई स्कोरर्स बी स्टॉप्ड टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन अमंग द मॉडरेट स्कोरर्स? देखिए, जो ज्यादा नंबर प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं जिनके हाई स्कोर्स आते हैं, उनको रिवार्ड्स देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनके रिवार्ड्स को देखते हुए जो मॉडरेट स्कोरर्स हैं, जो जिनको निम्न तबके के जिनको नंबर्स मिलते हैं,
वो उससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो। मतलब एक क्लास है, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर किसी को ना दी जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना दी जाए, क्योंकि उससे जो मॉडरेट स्टूडेंट्स है वो इससे फ्रस्ट्रेट हो। इस बात का स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब आर्गुमेंट बोला गया था, नो इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द हाई स्कोरर एंड रिवार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मोटिवेट। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हाई स्कोरर हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनको रिवार्ड्स मिलने चाहिए, और ये बहुत एक अच्छा तरीका है उनको मोटिवेट करना। सपोज दैट किसी स्कूल के अंदर एक 90% किसी बच्चे के स्टूडेंट्स के नंबर आए, अब उसको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम रिवार्ड देंगे, उसको हम कोई प्राइज दे सकते हैं, उसको हम और कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। 90% आ जाए हैं तो कल को वो 95 के लिए कोशिश करेगा, 96 के लिए कोशिश करेगा। ये नहीं है कि उसको हम मोटिवेशन देना बंद कर दें, उसको हम रिवार्ड्स देना बंद कर दें कि नहीं तुम्हें हम रिवार्ड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वीकर स्टूडेंट है ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नहीं। दूसरा, यस, टू मच एप्रिसिएशन फॉर हाई स्कोरर affects the moderate student adversely at the time leading to extreme situation. हाँ, हाई स्कोरर को रिवार्ड्स देना अच्छी बात होती है, लेकिन टू मच एप्रिसिएशन अगर होता है, मतलब कि जैसे किसी स्टूडेंट को आपने अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, लेकिन डेली उसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर बार बार बात एक क्लास के अंदर अगर करी जा रही है, बार बार उसे कुछ ना कुछ अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो मॉडरेट स्टूडेंट्स हैं वो इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसते हैं, और इससे ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो। तो इसीलिए ये आपको देखना है कि इसमें कौन सा आर्गुमेंट ठीक है, कौन सा इसमें गलत। ऑप्शंस दिए गए थे, सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, पहला या दूसरा, दोनों गलत है या दोनों। देखें एक बार, फिर इसके आंसर के ऊपर बात। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इसको किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। एज मोटिवेशन इज डिजायरेबल एक्शन, मोटिवेशन जो है वो एक डिजायरेबल एक्शन है, एक अच्छा एक्शन है। आर्ग्यूमेंट सेकंड इज वीक, आर्ग्यूमेंट दूसरा जो है वो इसके अंदर वीक होता है। एज इट्स सुपर फ्लॉ, इट इज सिंप्लीफाई रीस्टेटिंग द क्वेश्चन। तो इसके लिए जो फर्स्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है एकदम आर्ग्यूमेंट। सेकंड आर्ग्यूमेंट इसको वीक बनाता है, कहीं ना कहीं गलत। ये सेकंड इसमें वीकर है, फर्स्ट इसके अंदर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड देयर बी अ टोटल बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स? क्या प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए, टोटली? आर्गुमेंट दिया गया था नो, इंस्टीड द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स which can be used without much damage to the environment should be specified. बोला गया है नहीं, इंस्टीड ऑफ थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की थिकनेस को देखते हुए, की मोटाई को देखते हुए, which can be used without much damage to the environment, ये देखते हुए कि क्या वो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, इस चीज को पहले देखना है। शुड बी स्पेसिफाइड, पहले ये स्पेसिफाइड होना चाहिए कि क्या वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, तब इसके आधार पे बाकी चीजें डिसाइड होंगी। आगे बोला गया था यस, द प्लास्टिक बैग कॉजेज वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर लॉजिंग एंड हेंस इट इज नेसेसरी टू बैन।
इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स को बंद कर देना चाहिए या बैन करना चाहिए बिकॉज वाटर पॉल्यूशन होता है और वाटर लॉगिंग होता है और काफी सारी इससे और भी परेशानियां आती हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे बैन करना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए थे, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रांग, नाइदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रांग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रांग। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन बात। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इसमें ई ऑप्शन इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग, इसके लिए बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों ही इसके अंदर स्ट्रांग है, ये ऑप्शन। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, इसमें पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, एज इट टेक्स अ वाइज। फिर इसके बाद बोला गया है कि अप्रोच टू द प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट सेकंड इज ऑल्सो स्ट्रांग एज वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा में सेवरली हार्म्ड मैन। इसमें दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। क्यों? इंस्टीड द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की थिकनेस को देखते हुए कि वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, तो इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है ये होता है कि आप प्लास्टिक को बाहर ना फेंकें, उसको प्लास्टिक को आप रीयूज कर लें, एक तरीका ये भी है। तो हो सकता है कि डैमेज जो एनवायरमेंट को हो रहा हो वो कम से कम हो। दूसरा, यूज ऑफ प्लास्टिक बैग कॉजेज वेरियस प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम काफी क्रिएट करने लग गई है प्लास्टिक बैग्स। वाटर पॉल्यूशन होने लग गया है, वाटर लॉगिंग होने लग गई है। तो इसीलिए बाद वाला भी बिल्कुल ठीक। तो इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तो ई ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल सही। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ ऑल द स्कूल्स इन इंडिया। जितने भी स्कूल बने हुए हैं इंडिया के अंदर, उन सभी के प्रेमाइसेस के अंदर, उन सभी स्कूल्स के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको कंप्लीटली तरीके से बैन कर दें। ये एक स्टेटमेंट। आर्गुमेंट बोला गया था, यस दिस विल considerably decrease the consumption of such drinks by the school children as these contain harmful chemicals. सही बात है। अगर इससे क्या होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में बच्चे जो होंगे या काफी ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा कंजप्शन ऑफ सच ड्रिंक्स। ये जो ड्रिंक्स का कंजप्शन दिन दिन बढ़ रहा है उससे काफी कम हो जाएगा अगर हम स्कूल में उसको बैन कर देते हैं तो। दूसरा, नो द अथॉरिटीज डू नॉट हैव राइट टू इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिसमें आप लोग रहते हैं उसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना ये उनके राइट्स में नहीं आता। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, दोनों आर्गुमेंट्स आपको दिए हुए हैं। एक बार देखिए कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। दोनों ही सही है या दोनों गलत है, या एक सही है और एक गलत। देखिए, सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो 43.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन किया गया है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पहला जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स सम हार्मफुल केमिकल्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं
विच आर हार्मफुल टू स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। बट आर्ग्यूमेंट सेकंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी शुड एंड कैन बैन रॉन्ग थिंग्स इन द डेमोक्रेसी। तो पहला वाला इसके अंदर रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, और बाद वाला स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट। बिल्कुल सही जवाब ए। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, एकदम से। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।